जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर उष्मा से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं शुरू। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु को गर्म करने पर उसको अणुओं में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसको उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो ये सूचक है उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। उसके अणुओं के औसत उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। फिर नेक्स्ट है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा। वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर उष्मा अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगा। अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगा। फिर नेक्स्ट है, किसी वस्तु का ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसको अणुओं में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उनके अणुओं की चाल घट जाएगी। जब ठंडा किया जाएगा तो उसको अणुओं की चाल घट जाएगी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो इसका सबसे पहले प्रमाण दिया रमफोर्ड ने। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, रमफोर्ड ने इसका सबसे पहले प्रमाण दिया। फिर नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो ये पिघलाया था डेवी ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डेवी ने। फिर नेक्स्ट है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान होता है, तो इसका मान होता है 41.86 जूल पर किलो कैलोरी। ये भी सही है। 4.184 जूल पर कैलोरी, ये भी सही है। 4.186 इंटू 10 के पावर 7 अर्ग पर कैलोरी, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जे बराबर डब्ल्यू बाई की कार्य बटे उष्मा। जे बराबर कार्य बटे उष्मा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जब कुछ जब कुछ पानी को लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। इस क्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से ऊंच हो सकता है? वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से ऊंच हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है जिसके कारण बॉयलर के अंदर उच्च ताप होता है जिसके कारण। फिर नेक्स्ट है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि ठंडे के दिन में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है जिसके कारण ठंडे के दिन में हैंडपंप का पानी गर्म होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। तो एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है केल्विन। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है?
तो किलो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक नहीं है, बाकी कैलोरी, जूल और डिग्री सेल्सियस ये है ऊष्मा का मात्रक। फिर नेक्स्ट है ताप का स्थायी मात्रक है। ताप का स्थायी मात्रक क्या है? तो ताप का स्थायी मात्रक है केल्विन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ताप का स्थायी मात्रक है केल्विन। फिर नेक्स्ट है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है, तो ये मान होता है 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4.2 इंटू 10⁻³ जूल। फिर नेक्स्ट है जल प्रपात के आधा स्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है। जल प्रपात के नीचे निचले स्तर पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल देती है। गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है, जिसके कारण जल प्रपात के ढल आध स्थल पर जल का तापमान उच्च होता है। फिर नेक्स्ट है गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेल्सियस हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसका दाब पर प्रभाव पड़ेगा, उसका गलनांक घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक घट जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होती है, क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है सीबेक के प्रभाव पे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा सीबेक के प्रभाव पर। फिर नेक्स्ट है अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण विकिरण उतापमापी से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है स्टीफन के नियम पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आधारित है स्टीफन के नियम पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है पूर्ण विकिरण उतापमापी द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल का तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक निमंत्रण होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो ये नापा जा सकता है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? तो ये मापा जा सकता है 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। फिर नेक्स्ट है थर्मोकपल खाली जगह द्वारा बनाया जाता है। थर्मोकपल किसके द्वारा बनाया जाता है? तो थर्मोकपल बनाया जाता है दो असदृश धातुओं द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दो असदृश धातु द्वारा। फिर नेक्स्ट है सूर्य का ताप मापा जाता है। तो ये मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा विकिरण तापमापी को। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो F-32/9 बराबर C/5। F फ़ारेनहाइट में तापमान और ही डिग्री सेल्सियस में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा F-32/9 बराबर C/5। फिर नेक्स्ट है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं, तो ये होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 310 फ़ारेनहाइट 310 केल्विन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 310 केल्विन। फिर नेक्स्ट है, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापकरों में एक समान होता है? कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापकरों में एक समान होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते रहता है, तो यह है -40 डिग्री। ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है, न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप है, तो न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा, तो उस वस्तु का ताप होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। इसको F- 32/9 बराबर C/5 पर रखकर F का मान रख सोल्व करिएगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है, सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होगा? सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल में कितने डिग्री के बराबर होगा? सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 32 डिग्री। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 32 डिग्री। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 32 डिग्री। फिर नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है, तो इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम है 36.89। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 36.89। फिर नेक्स्ट है, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलने पानी का ताप होता है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का ताप होता है, तो उबलते ताप का माप होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर नेक्स्ट है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मैसूरू में जल का तापमान क्या होगा? दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मैसूरू में जल का तापमान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 डिग्री से कम। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री से कम। फिर नेक्स्ट है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर नेक्स्ट है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, तो ये होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 98 डिग्री
फ़ारेनहाइट। फिर नेक्स्ट है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, तो क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊर्जा, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु के चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, मतलब लकड़ी से होकर ऊष्मा प्रवाह नहीं हो सकती है। फिर नेक्स्ट है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाती है, मतलब अचानक ही गिलास फैलने लगती है जिसके कारण कांच टूट जाती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होती है? पानी का ताप, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होती है? तो ये होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये था उष्मा से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो को, इस चैप्टर को 2 या 3 पार्ट में करके दिया जाएगा। अगर एक पार्ट में करते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे किसी अगला वीडियो में।